हेलो dear स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड हैविंग अ वंडरफुल डे सो फार, राइट? सो आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कैंप क्रेज पे। आज से अपन फाउंडेशन के बैच बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू विल बी गेटिंग द लेक्चर्स ऑन फाउंडेशन राइट। आज अपन क्लास 9 के फाउंडेशन से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? क्लास 9 पे जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, these are something very very important, right? Somehow they are interlinked with 11th and 12th as well, right? We'll try to introduce those topics as well. तो आपके जो बेसिक्स आपके चले, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, राइट, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड से हो, राइट, जो आपके बेसिक्स हैं वो तो कवर हो ही रहे हैं। इसके साथ साथ आपके कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी कवर होगा जो आपको एक ब्रिज, एज अ ब्रिज देगा आपको कि आप लेवल में जब आप पहुंचोगे। क्लियर है? आज के इस टॉपिक को अपन आज से स्टार्ट करेंगे। वी कैन एक्सपेक्ट कि 2 to 3 वीडियोस पर वीक आपको मिल जाए एंड वी आर वर्किंग सो हार्ड कि आपको वीडियोस ऑन टाइम मिले, ऑलराइट? आज क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। आज का हमने फर्स्ट टॉपिक लिया है नेचर ऑफ द मैटर, राइट? बट बिफोर वी स्टार्ट, राइट, आई वांट यू ऑल टू प्लीज ग्रैब योर पेन एंड पेपर and start taking notes of what we are going to learn in today's session. कुछ भी doubts हो, if you are having any doubt, any query, please post all your doubts in the comment section, right? I'll make sure कि I'll respond all your doubts. इसके साथ ही आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और अपन वन बाय वन करके जो है जो भी लेक्चर्स आते रहेंगे वो टाइमली आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। और इसके साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एट द सेम टाइम यू हैव टू सब्सक्राइब द सब्जेक्ट गोइंग ऑन एज वेल, राइट? व्हाट आई मीन कि यू हैव टू बी रेगुलर टू द क्लास, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने पीयर्स में, राइट, अपने फ्रेंड्स सर्कल में से शेयर जरूर कीजिएगा सो दैट ये उनके लिए भी बहुत फायदेमंद हो। क्योंकि यहाँ पे अपन जो है सिर्फ एनसीईआरटी या अदर बुक्स कवर नहीं करते, बल्कि आपको एक ब्रिज प्रोवाइड किया जा रहा है। जब आप 11th में जाओगे, चाहे आप इंजीनियरिंग करो या मेडिकल करो, नीट करो या जेई करो, उसके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। ऑलराइट, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस सेशन। आज एक सेशन में हमने बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक हमने रखा बच्चे, एंड दैट इज द फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज नथिंग बट द नेचर ऑफ द मैटर। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। इस टॉपिक में बेसिकली अपन डील करेंगे विद द मैटर, देयर प्रॉपर्टीज, और जिन जिन प्रॉपर्टीज इनमें इन्वॉल्व है उन सारी प्रॉपर्टीज को अपन डिस्कस करेंगे। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन यू विल बी गेटिंग द माइंड मैप एज वेल, राइट? सो प्लीज मेक श्योर कि आप टिल द एंड ऑफ द वीडियो, राइट, प्लीज बी अवेलेबल फॉर द सेम। आज के एक थोड़ी सी अपन नजरें दौड़ा लेते हैं, राइट, कि आज की क्लास में अपन क्या किया, किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। अपन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर केएमटी को अपन डिस्कस करेंगे, क्या क्या पोस्टुलेट्स है केएमटी को डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात भी करेंगे। आज की क्लास में अपन सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे अपन क्या करेंगे, मैटर को क्लासिफाई करेंगे। ऑलराइट, इसके साथ ही अपन कंपैरेटिव स्टडीज भी देखेंगे, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, जो आपके पास भी डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ये कंपैरेटिव स्टडीज भी देखेंगे। और कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सो वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि आप एग्जाम में, चाहे आप स्कूल एग्जाम में, द वे एग्जाम वे ऑफ राइटिंग द सॉल्यूशन, राइट, आप उसको भी अच्छे से कवर कर पाओगे। तो अपन इस चीज को भी कवर करेंगे। इसके साथ ही, राइट, आप मैं एक टेबल भी प्रोवाइड करूंगा कि अगर आपसे एग्जाम में इस तरह से, आपके स्कूल के एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछ लिए जाए, उससे किस तरह से डील करना है, किस तरह से राइट अप करना है, इस चीज का भी ख्याल रखा जाएगा। इसके साथ ही अगर मैं इंटर कन्वर्जन, नेक्स्ट टॉपिक जो इसके साथ ही अपन पढ़ेंगे, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, इस चीज को भी अपन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद, राइट, दिस मैटर, राइट, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। सबसे पहले मैटर को समझते हैं। मैटर होता है क्या? कोई भी चीज है जो आपके स्क्रीन पे, जो आप इन एंड अराउंड और इन एंड अराउंड द सराउंडिंग्स आप देखते हो, ये सारी की सारी चीजें क्या, मैटर। इसके कुछ कंडीशंस। एंड बच्चों, बिफोर वी प्रोसीड, राइट, प्लीज मेक श्योर कि आप बीच में वीडियो को स्टॉप कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाइए, राइट। बट प्लीज एक भी चीज आपसे छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने हर एक डेफिनेशन को इसमें इंक्लूड किया। ऑल्दो मैं आपको सिंपली समझाऊंगा, बट डेफिनेशन आपको यहाँ से राइट करनी है, राइट। अब मैं मैटर की बात करूं, कोई भी चीज है जो आपके इन एंड अराउंड में दिखता है, उससे अपन क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। दो वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस है मैटर का, जो आपको
आपके माइंड में रहना चाहिए। पहले क्या है कि जो भी चीजें हैं वो क्या होगा, स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, मतलब क्या, कुछ न कुछ वॉल्यूम होगा, राइट। एट द सेम टाइम उसके पास क्या होगा, मास भी होगा। मास हमको पता है किसी भी बॉडी की कंटेंट है, ठीक। और जो परमानेंट है, कभी भी आप प्लेस चेंज करने के साथ ही उसको कोई भी तरह कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब मैं वेट की बात कर लेता हूँ, कभी कभी आपके एग्जाम में मास एंड वेट के डिफरेंशिएट भी पूछ लिया जाता है। तो वेट होता है द फोर्स विद व्हिच अ बॉडी इज बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, राइट। किस फोर्स से अर्थ अपने ओर उसे खींच रही, दैट इज द वेट। क्लियर। तो वेट टेम्पररी होता है, टेम्पररी एज इन कि अगर पोजीशन को चेंज कर रहे हो तो क्या हो रहा है, वेट भी चेंज होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं अर्थ की बात करूं और मून की बात करूं, राइट, तो दोनों में क्या है, 1/6, राइट। अगर यहाँ पे x है तो अर्थ जब मून पे आप जाते हो तो आपका वेट क्या होता है, 1/6 ऑफ x हो जाता है। क्लियर, इस चीज का ख्याल रखना। तो मैटर की बात करूं, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज अ मैटर। कुछ एग्जांपल, सिंपल से एग्जांपल जो आप देखते हो, पेन है, बुक्स हैं, टेबल है, डेस्क है, राइट, एयर है। अगर मैं इस बॉटल की बात करूं, ये भी क्या है, मैटर है, राइट। तो ये सारी चीजें आगे मूव करते हैं एंड देन लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द केएमटी, राइट। अपन समझेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है, राइट, और इससे क्या क्या समझने को अपने को मिलेगा। इससे पहले कि अपन जो है मैटर को अच्छे से समझिए, आपको पता है कि मैटर क्या है, कुछ ना कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहता है कि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिससे कोई भी मैटर बना हुआ है, ये सारे पार्टिकल्स रैंडम मोशन में, और इस रैंडम मोशन में होने की वजह से इसके पास क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी आती है, राइट। ये कौन कहता है, ये आपको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहता है, केएमटी कहता है। अब समझते हैं, इट स्टेट्स दैट मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी ऑफ मोशन एंड दैट इज द काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द मोशन, राइट, एंड इट डिपेंड्स ऑन द टेंपरेचर। क्लियर। अब काइनेटिक, राइट, केएमटी की अगर मैं बात करूं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बात करूं, ये डिफरेंट जो फिजिकल, राइट, फिजिकल बिहेवियर होता है मैटर को, इसे डिफाइन करता है। इसे अपन आगे समझेंगे। अगर मैं एक सिंपल सा आपको मैंने यहाँ पे एक पिक्चर शो करने की कोशिश की है, एक सब्सटेंस है, उसके पार्टिकल्स है, और ये पार्टिकल्स रैंडम मोशंस में आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको अगर मैं ये दिखाऊं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स है, और ये पार्टिकल्स किसमें है बच्चे, ये पार्टिकल्स आपके पास, जस्ट अ मिनट, ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली शो ये करना चाह रहा था, ये जितने भी पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे पार्टिकल्स किसमें है, ये मोशन में, रैंडम मोशंस में, ये सारे मोशन पार्टिकल्स के रैंडम मोशन, और इस रैंडम मोशन की वजह से इसमें एनर्जी होती है एंड दैट एनर्जी इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी, जो आपको कौन बताता है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बताता है। क्लियर है। आगे चलते हैं, पर नेक्स्ट स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ केएमटी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बात अपन कर लेते हैं। पहला पोस्टुलेट्स का ये कहता है कि जितनी भी मैटर है यूनिवर्स में, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, और इन पार्टिकल्स को अपन क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब समझिएगा, यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो आप मेरे को बोलोगे सर ये मॉलिक्यूल से भी छोटी कुछ एंटिटी होती है जिसे अपन एटम कहते हैं, तो हमने यहाँ पे एटम क्यों नहीं दिया, क्यों, इस वजह से नहीं दिया बच्चे, क्योंकि जो आपके पास एटम है उसे क्या है, वो इट मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, लेकिन जब मैं मॉलिक्यूल्स की बातें करता हूं, इसके पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, और इस इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की वजह से हमने इसे क्या किया, इस पार्टिकुलर चीज पे फोकस किया है कि जितने भी मैटर्स हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, और उस स्मॉल पार्टिकल्स को अपन क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्लियर। आगे नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, ठीक। अगर आप पीछे वाली स्लाइड्स में आके देखो, यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस है, और इस एम्प्टी स्पेस को अपन क्या कह देते हैं, इस एम्प्टी स्पेस को अपन कह देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एम्प्टी स्पेस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि जितने भी मैटर्स बने हुए हैं, सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं, इस पोस्टुलेट से मैं पता चला उनके बीच में एम्प्टी स्पेस की, दो मॉलिक्यूल्स आपस में बंधे हुए हैं, बॉन्डेड है, राइट, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपन क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। क्लियर है। सारी चीजें आपके स्लाइड्स पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आई एम टेलिंग यू टाइम एंड अगेन कि आप इनके, राइट, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप इनके स्क्रीनशॉट लीजिए, या आप वीडियो को पॉज कीजिए, प्लीज राइट डाउन द नोट्स कंप्लीटली। क्लियर। चलिए आगे चलिए। अब मैं जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बातें कर रहा हूं, दो मॉलिक्यूल्स आपस में बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, किस वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से।
अगर दो मॉलिक्यूल्स जो आपस में बंधे हुए हैं अगर वो सिमिलर है, सिमिलर से क्या मतलब है, मान लो मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में बंधे हुए हैं, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स आपस में बंधे हुए हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसे अपन कोहेसिव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोहेसिव कहते हैं। और अगर दो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं और दोनों डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स आपस में बंधे हुए हैं, तो जिस फोर्स की वजह से वो बंधे हुए हैं, जिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो बंधे हुए हैं, इसे अपन क्या कह देते हैं? एडहेसिव फोर्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एडहेसिव फोर्स कह देते हैं। क्लियर है? समझ में आई? क्या हो जाता है? ये एडहेसिव फोर्स आपके हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या है? ये डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स होगा। कैसा होगा बच्चे? डिसिमिलर। और जब सिमिलर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको कोहेसिव फोर्स मिलेंगे। क्लियर है? समझ में आई बातें? कुछ डाउट्स अगर होंगे तो प्लीज पुट ऑल योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसके पास क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है? क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स क्या है? मोशन में है। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या है? मोशन में है। और इस मोशन की वजह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी आती है। ये आप क्या कहते हैं? पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत आसान करने की कोशिश की है, राइट, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको समझ में आया। अब आगे मूव करूंगा और अपन समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पास क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए, अपन ने किस तरह से क्लासिफाई किया, किन किन पार्ट्स में क्लासिफाई किया, इस चीज को अपने को यहाँ पे समझना है। और क्लासिफिकेशन किसका है? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की मैं बातें कर रहा हूँ। कहीं की बात कर रहा हूँ? मैटर की बातें कर रहा हूँ। क्लियर है? चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले को अपन सॉलिड्स कह देते हैं, दूसरे को लिक्विड्स कह देते हैं, तीसरे को गैस कह देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को डिफरेंट बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया। लेकिन जब मैं आपको मैटर की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज में बातें करता हूं, यहां पे हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला आ जाता है सॉलिड्स, राइट। अपन समझने की कोशिश करेंगे कि सॉलिड्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक, और किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसे भी अपने समझने की कोशिश करेंगे। सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस, ऑल दीस थ्री डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर को समझेंगे। बट बिफोर दैट एक छोटी सी चीजें जो आपको समझ में आना चाहिए कि जब मैं सॉलिड्स की बातें करता हूं, यहां पे तो कोई पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, टाइनी पार्टिकल्स हैं, जो जिन पार्टिकल से ये पार्टिकुलर मटेरियल मैटर बना हुआ है, यहाँ पे देखो सारे पार्टिकल्स आपस में क्लोजली पैक्ड है। इनके कैरेक्टरिस्टिक को अपन देखेंगे, राइट, इनके क्या क्या डिफरेंट कंपैरेटिव स्टडीज हैं, राइट, क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनको भी अपने को समझना है। बट बिफोर दैट एक जो बेसिक चीजें जो अपने को समझना है, दैट इज द कि पार्टिकल्स का, राइट, कैसा इंटरेक्शन है, ये पार्टिकल्स आपस में क्लोजली पैक्ड है या नहीं, क्या पार्टिकल्स दूर हैं, क्या पार्टिकल पास है, इस चीज को अपने को समझना है। सॉलिड्स में पार्टिकल्स बहुत क्लोजली बाउंडेड होते हैं, ठीक। जब मैं क्लोजली बाउंडेड की बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है? एक प्रॉपर शेप होगा, राइट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बहुत स्ट्रांग होगा, राइट, और जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो क्या होगा? बहुत ही कम होगा, नेग्लिजिबल होगा। नेक्स्ट जो आपके पास है दैट इज द लिक्विड। लिक्विड की बात भी करें, यहाँ पे क्या है? आप देखोगे पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर दूर रखे और इसके बीच में कुछ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी है। और मैं आगे में बातें करूं, गैस की बात करूं, यहाँ पे देखो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, राइट, और इनके बीच में इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपको क्या हो रहा है? ये गैसेस में। अब इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को अपन समझते हैं, कंपैरेटिवली एक दूसरे को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, और आप इनके नोट्स भी अच्छे से प्रॉपर्ली बनाएंगे। अच्छा, अगर मैं कंपैरेटिव स्टडीज की बातें कर रहा हूँ, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या किया? डिफरेंट प्रॉपर्टीज ली, और उन डिफरेंट प्रॉपर्टीज में सॉलिड में क्या बिहेवियर उसका शो हो रहा है। एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो गोइंग टू इन्वेस्टिगेट कि लिक्विड्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज उसमें डिफर कर रहा है सॉलिड्स की कंपैरिजन में। एट द सेम टाइम we'll also see कि गैसेस में उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और वो कैसे एक दूसरे से क्या है? डिफर कर रहा है। क्लियर? तो चलिए समझते हैं। पहली प्रॉपर्टीज मैंने मास लिया, मास लिया, और आपको पता है कि मास चाहे सॉलिड की हो, लिक्विड की हो, गैस की हो, मास कांस्टेंट होता है,
कॉन्स्टेंस, राइट। अब मैं आगे की ओर आपको लेके नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ी सी डिफिकल्ट चीजें आ जाती है, उनको आपको अपने लेवल पे, उस लेवल पे जब आप पहुंचोगे तो पढ़ो। मैं आपके लेवल पे अगर मैं बात करूं कि मास क्या होता है, मास कांस्टेंट होता है, परमानेंट होता है, राइट। ये क्या नहीं होता है, अगर आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में कभी चेंज नहीं होगा। चाहे मैं सॉलिड की बात करूं, एक डेफिनेट मास होगा, एट द सेम टाइम लिक्विड का भी मास क्या होगा, डेफिनेट होगा, और गैस का भी मास कैसा होगा, डेफिनेट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट शेप की बात करूं, अगर मैं शेप की बात करूं कि सॉलिड का एक प्रॉपर शेप होगा, आप उस शेप को चेंज नहीं कर सकते। एक प्रॉपर शेप है। अब मेरे को बोलो कि सर मैंने को बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना है, जैसे भी बुला लूंगा मैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, राइट। अगर मैं, तो आप उसके शेप को नहीं बल्कि आप उसे टुकड़े में, पार्टिकल्स में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो उनका जो प्रॉपर शेप है वो मेंटेन है। एट द सेम टाइम अगर मैं लिक्विड की बात करूं, इसका कुछ प्रॉपर शेप नहीं होता है। जिस भी कंटेनर में आप इसे रखोगे, उस कंटेनर के शेप को ये क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। क्लियर। आगे मैं गैस की अगर मैं बात करूं, इसका भी सेम हाल है। क्लियर। ये भाई सभी बिल्कुल सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। जिस भी जगह पे जाएंगे, उस पार्टिकुलर शेप को, उस पार्टिकुलर एम्प्टी स्पेस को ये कवर फिलअप कर देंगे और उसके शेप को क्या क्या कर लेंगे, अक्वायर कर लेंगे। क्लियर है, समझ में आई। नेक्स्ट अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, सॉलिड के पास क्या एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। क्लियर है, सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इस एट द सेम टाइम लिक्विड की बात भी मैं करूं कि वॉल्यूम क्या है, अगर आपने 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक लिया, राइट, अगर आप उसे 1 लीटर के जग में डाल दो, उस जग का शेप ले लेगा, लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा, स्पेस वो 1 लीटर के बराबर ही ऑक्युपाई करेगा। अगर आपने कैन में डाल दिया तो उसकी शेप ले लेगा, अगर आपने कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में डाल दिया तो उसकी शेप ले लेगा, ठीक। शेप तो लेगा, लेकिन इसके जो आपके पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। आगे अगर मैं गैसेस की बात, इसकी वॉल्यूम क्या है, इनडेफिनिट है, राइट। ये भाई साहब को जहां जितना स्पेस मिलेगा, ये उतने में वो क्या करेगा, उसे फुलफिल करेगा। आगे मूव करो, कंप्रेसिबिलिटी की बात कर लेता हूं। कंप्रेसिबिलिटी मतलब अगर मैं, एक क्या मेरे पास एक सॉलिड है, राइट, मैं इसे कंप्रेस करने, फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। अब इस फोर्स को ये क्या कर रहा है, ये इसे अपोज कर रहा है, मतलब इस फोर्स, जिस भी फोर्स में इसे पुल पुश करने की कोशिश कर रहा हूं कि कंप्रेस हो जाए, लेकिन सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से बाहर भी लगा रहा है, जिसकी वजह से इसके शेप में कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो बिल्कुल भी कंप्रेसिबल नहीं होता है, राइट। लिक्विड की अगर मैं बात करूं, नहीं के बराबर होता है, लेकिन कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो कंप्रेसिबिलिटी भी शो करते हैं। अगर मैं गैस की बात करूं, आप इस मैं जिस रूम में बैठा पड़ा हूं, राइट, अगर मैं इस पूरे रूम में क्या है, गैसेस भरे पड़े, अगर मैं इन गैसेस को अगर मैं चाहूं तो पूरे गैस को मैं एक छोटे से डब्बे में भी डाल सकता हूं, राइट। तो दिस इज समथिंग हाईली कंप्रेसिबल, राइट। गैसेस कैसे होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। रिजिडिटी, फ्लूइडिटी की बात करूं, राइट, फ्लूइडिटी मतलब क्या हुआ कि अगर आपने इसे छोड़ दिया तो वो क्या, बहने लग जाएगा, राइट, किसी भी रैंडम डायरेक्शन में बहने लग जाएगा। क्लियर है। तो फ्लूइड्स मेरे पास क्या है, दो हैं, एक लिक्विड और गैसेस, दोनों की दोनों कैसे, फ्लूइड है। अगर एक सरफेस पे आपने पानी डाल दिया तो वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो एनीथिंग दैट फ्लोज, दैट इज द फ्लूइड। क्लियर। सॉलिड बिल्कुल भी फ्लूइड नहीं है, अपना एक प्रॉपर शेप को मेंटेन करेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। आगे अगर मैं बात करूं लिक्विड की बात, ये भी फ्लो करेगा, इसके साथ साथ गैसेस भी क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, गैसेस भी क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। क्लियर है। रिजिडिटी की बात, रिजिडिटी क्या है कि मैंने इसे तोड़ने की कोशिश की, राइट, मैं इसे फोर्स में अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन उसे क्या अपोज कर रहा है, रिजिड है, मतलब कि मैं तो बिल्कुल भी, जैसे आप में से कई स्टूडेंट, आई होप कि नहीं हो, राइट, फिर भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, भाई उसको कुछ भी कह लो उसे फर्क नहीं पड़ता है, राइट, दे आर रिजिड इन देयर ओन वे। इसी तरह से कि मैटर्स भी क्या होते हैं, कुछ मैटर्स रिजिड होते हैं, कुछ मैटर्स फ्लूइड होते हैं, कुछ मैटर ऐसा होता है कि भाई साहब आप इसे कितने भी मेहनत लगा लो, ये कुछ टच से मच नहीं होने वाला, हिलने वाले नहीं, हिलने में से नहीं, अपने शेप को चेंज करने वाले में से नहीं। तो जितने भी सॉलिड्स हैं दे आर हाईली रिजिड, राइट, अपने शेप को चेंज बिल्कुल नहीं करते। क्लियर। लिक्विड्स थोड़ा सा लेस रिजिड होता है और गैसेस बिल्कुल भी रिजिड नहीं होते। डिफ्यूजन की बात करो, डिफ्यूजन का मतलब क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स। मतलब क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पड़ोस में कुछ चीजें बन रही है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बन रही है, फेस्टिवल का टाइम भी चल रहा है, राइट। तो क्या होता है कि वहां से उसकी स्मेल आपके घर तक आ गई, उसकी खुशबू, उसके फ्रेगनेंस आपके घर तक आ गई,
कैसे हो रहा है कि बन तो वहां पे रहे, बहुत दूर है मेरे से, मान के चलो कि 200 मीटर दूर है, 100 मीटर दूर है, लेकिन वहां से यहां तक आ रही खुशबू। क्यों आ रही है? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल एयर में मिक्स होने के साथ साथ हमारे को पहुंच रहा है। क्लियर? तो डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, सॉलिड्स में बहुत स्लो होते हैं, ठीक, लिक्विड में बहुत फास्ट होता है, एंड गैसेस में बहुत ज्यादा फास्ट होता है। क्लियर? इस वजह से आप दूसरे रूम में अगर मैं बोलूं अगरबत्ती आप लगाते हो, राइट, तो उसके फ्रेगनेंस आपके रूम तक आ जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि जो भी उसके जो पार्टिकल्स है वो एयर से मिक्सअप हो रहा है, और आपको पता है एयर हमेशा क्या है, मोशन में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है, वो रैंडम मोशन करता रहता है, जिसकी वजह से वो आपको पहुंच रहा है डिफ्यूजन की वजह से। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स की बात करूं, ये देखो सॉलिड्स देखो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसके बीच में ना के बराबर नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। और अगर मैं लिक्विड्स की बात, थोड़ा सा लूजली पैक्ड होता है, ठीक। और अगर मैं गैसेस की बात करूं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड होता है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। क्लियर है? अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बातें करूं, सॉलिड्स में एक डेफिनेट होगा भाई, बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, पार्टिकल्स आपस में क्लोजली बॉन्डेड होते हैं। लिक्विड कंपैरेटिवली इन कंपैरिजन टू द सॉलिड्स, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, और गैस में तो कुछ होता ही नहीं है, नेग्लिजिबल। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको नोट्स कीजिए, फिर अपन आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, अब इसी चीज को मैंने क्या कर दिया कि इंटर कन्वर्जन of states of matter, right? अब डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर आपने फिजिकल, ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज आपने इसे समझ भी लिया, लिक्विड सॉलिड एंड गैसेस है, और वो कंपैरेटिवली एक दूसरे से कैसे डिफर कर रहा है ये भी आपने देख लिया। अब जब मैं बात करता हूं कि क्या हो, जब मैं कोई भी मैटर जब एक स्टेट है, एक स्टेट से मैं दूसरी स्टेट में चेंज करूं, तो क्या क्या चेंजेस होंगे और उसे क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसे भी अपने समझने की कोशिश करेंगे। अभी मैं डायग्रामेटिकली आपको बताऊंगा, जैसे जैसे अपन आगे मूव करेंगे सारे के सारे डेफिनेशन मैंने लिख रखे हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि आप उन सारे डेफिनेशन को भी प्लीज गो थ्रू। ठीक, चलिए। अगर आपको पता है मेरे पास क्या क्या है, सॉलिड्स है, मेरे पास लिक्विड्स है, और मेरे पास गैसेस। आपसे जब आपके स्कूल के एग्जाम्स होते हैं तो आपके स्कूल के एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है, शो diagrammatically about the interconversion of different states of matter। तो आपको ये डिफरेंट क्या करना पड़ता है, आपको ये डायग्रामेटिकली आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है, और अगर ज्यादा मार्क्स के होते हैं तो आपको हर एक जो डिफरेंट टर्म्स जो इसमें इन्वॉल्व है उन टर्म्स को भी आपको क्या करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। अब मैं सॉलिड की बातें करता हूं। अगर मैंने सॉलिड से किसी चीज को मैंने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। सॉलिड एक एग्जांपल मैंने दिया बच्चे, जो कि बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है, हर एक ने आपने इन चीजों को देखा है, आप इनसे बहुत ज्यादा इंटरेक्ट भी होते ऑन अ डेली बेसिस, राइट। तो इसे अपन देखते हैं, यूनिवर्सल सा एग्जांपल, बिल्कुल इजी सा है, कहीं आपको ये ना लग जाए कि सर क्या सेम चीजें बता रहे हो, नहीं, कॉन्सेप्ट तो बेसिक है, कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे। हाँ, अपन डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ इसे ट्राई करेंगे। मेरे पास क्या है, आइस है, आइस क्यूब्स, राइट, आपके रेफ्रिजरेटर में होता है क्यूब ट्रे होते हैं, इसमें आप आइस को क्या कर सकते हो, वाटर को सॉलिड के आइस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, राइट। दो चीजें इन्वॉल्व होती है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके बारे में अपन थोड़े से कमिंग स्लाइड्स में अपन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सॉलिड है, सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, समझिएगा, सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को अपन मेल्टिंग कहते हैं। एट द सेम टाइम इसे अपन फ्यूजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूजन। मेल्टिंग बोल लीजिए या फ्यूजन बोल लीजिए, बोथ आर सेम। क्लियर? अब जब मेरे पास लिक्विड मतलब वाटर के फॉर्म में आ गया, आइस क्यूब था, ये वाटर बन गया। अब मैं इस वाटर को अगर मैं गैस में कन्वर्ट करना चाहूं, तो पहले मुझे क्या मिलेगा, स्टीम या वाटर वेपर जिसे अपन कहते हैं। और जिस प्रोसेस से आप किसी भी लिक्विड को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, इसे अपन इवेपोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे अपन, इवेपोरेशन। क्लियर? अब गैस आ गया, गैस से मुझे क्या बनाना है, सॉलिड बनाना है। मैं पूरे चक्कर लगा रहा हूं बच्चे, तो ध्यान समझना, चीजें मिस नहीं होनी चाहिए। अब मेरे पास गैस है, अब मैं इस गैस को क्या कर रहा हूं, सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा हूं।
तो जिस प्रोसेस से आप किसी गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो, और देखो इनके बीच में तीसरा कोई भी फेज नहीं आ रहा है, समझिएगा। आप किसी गैस को क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, किसमें, सॉलिड में, लिक्विड में नहीं जा रहे हो। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, रिवर्स सब्लिमेशन कहते हैं, और इसे सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं, सॉरी डिपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिपोजिशन, सॉलिडिफिकेशन नहीं, डिपोजिशन। सॉलिडिफिकेशन किसे कहते हैं, फ्रीजिंग को कहते हैं। इसे अपन डिस्कस करेंगे, सॉलिडिफिकेशन। क्लियर है। तो जब आप गैस को डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हो सॉलिड में विदाउट अंडरगोइंग इनटू थर्ड स्टेट, तो इसे अपन क्या कहते हैं, रिवर्स सब्लिमेशन, या इसी को अपन क्या कह देते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। अब चलिए, आपने ऐसे ऐसे आगे। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लिक्विड से, राइट, लिक्विड से मुझे कहां जाना है, सॉरी गैस से मुझे कहां जाना है, लिक्विड में जाना है। ठीक, तो जिस प्रोसेस से आप किसी गैस, कोई भी मैटर जो गैस में, उसे लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, इसे अपन कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, आप कंडेंसेशन को। क्लियर। एट द सेम अब लिक्विड बन गया। अब लिक्विड से जब आप सॉलिड में जाते हो, इसे आप फ्रीजिंग कहते हो। क्या कहते हो, फ्रीजिंग। और फ्रीजिंग के साथ साथ क्या कहते हैं, इसे सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन कहते हो। क्लियर। और अगर आप किसी सॉलिड को, अभी सॉलिड बन गया, अगर आप किसी सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हो गैसेस में, इसे अपन क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। यहां पे आप लिक्विड स्टेट में नहीं जा रहे होते। क्लियर है, समझ में आई बात है। किन्हीं को डाउट्स होगा, प्लीज पोस्ट ऑल योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक श्योर कि आई विल रिस्पॉन्ड टू एवरीवन ऑफ यू। समझ में आ गया। तो ये आपके पास क्या था, ये सारे डिफरेंट स्टेट्स था जो इंटर कन्वर्जन था, और इसमें क्या क्या स्पेशल नेम है, इन चीजों को भी हमने देखा, राइट। सो ये डायग्रामेटिकली हमने देख लिया। अब इसके बारे में एक एक करके अपने को समझना है। लेकिन इससे पहले कि अपन आगे मूव करें, एक बिल्कुल सिंपल सा मैं बात कर रहा हूं, दैट इज द फेज ट्रांजिशन की बात है। मैं कर रहा हूं किसकी बात कर रहा हूं, फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन या इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, बोथ आर सेम थिंग। चाहे मैं फेज ट्रांजिशन की बात करूं, समझिए मेरे पास, फेज ट्रांजिशन की बात करूं या इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करूं, बोथ आर सेम। अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो चाहे मैं कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट मींस आप क्या कर रहे हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हो। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट ऑन एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, या इसी को अपन फेज ट्रांजिशन बोलते हैं। मैंने एक सिंपल सा फेज ट्रांजिशन लिया, किसका फेज ट्रांजिशन लिया है, जस्ट अ मिनट। ओके, किसका फेज ट्रांजिशन लिया बच्चे, हमने फेज डायग्राम ऑफ वाटर लिया। समझिएगा, बिल्कुल सिंपल सा। हमने यहां पे क्या किया, एनर्जी लिया और यहां पे टेम्परेचर लिया। क्लियर। अब कुछ भी नहीं था, मतलब मैंने क्या किया, वाटर को आइस के फॉर्म में लिया। 0 डिग्री पे आपको क्या है, 0 डिग्री एंड बिलो डिग्री पे क्या होगा, ये आइस, सॉलिड स्टेट हो, सॉलिड आइस हो। अब क्या हुआ, आप एक ऐसे टेम्परेचर पे पहुंचे जहां पे क्या होना शुरू हो जाएगा, ये आइस मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इस टेम्परेचर को अपन क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। एक ऐसा फिक्स टेम्परेचर जब क्या होगा, कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसे अपन क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। इसके बारे में अपन एक डिटेल में चर्चा करेंगे। सिमिलरली सॉलिड को जब आप लिक्विड में कन्वर्ट करो, इसे मेल्टिंग कहेंगे, आपको लिक्विड मिल गया। और फिर लिक्विड को आप गर्म कर रहे हो, राइट, टेम्परेचर रेस कर रहे हो, आप ऐसा टेम्परेचर पे आओगे जब ये लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाएगा। जिस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ये लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाएगा, इसे अपन बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बॉइलिंग में इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है, वेपराइजेशन में क्या डिफरेंस है, तो अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्या हुआ, इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन मींस बॉइलिंग हो रहा है। टेम्परेचर अगर कोई भी, अगर इवेपोरेशन का प्रोसेस बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट से अगर अबव टेम्परेचर पे होना शुरू हो जाता है, उसे अपन बॉइलिंग कहते हैं, राइट। और अगर इवेपोरेशन, वेपराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट के बिलो टेम्परेचर पे हो रहा होता है, उसे अपन इवेपोरेशन कहते हैं। क्लियर। और फिर आपको गैस मिल जाता है। ये क्या, एक फेज डायग्राम है वाटर का, जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। अच्छा, एक चीज और जो आपको मैं चाहता हूं आपको पता हो कि देखो यहाँ पे क्या, वाटर क्या है, 0 डिग्री पे मेल्ट करना शुरू हो जाए। मतलब अगर मैं वाटर की मैं बात करूं तो ये 0 डिग्री पे सॉलिड स्टेट में भी है। एक क्यूब, अगर वाटर का क्यूब आप आइस क्यूब ले लेते हो,
और आपने देखा कि 0 डिग्री पे ही क्या हो जाता है, ये मेल्ट करना भी शुरू हो जाता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में पाना कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही ये कुछ ना कुछ तक इवेपोरेशन भी होना शुरू होता है। तो ये ऑल दीज थ्री प्रोसेस को, फेनोमेना को परफॉर्म कर रहा है एट द सेम टेम्परेचर, दैट इज द 0 डिग्री। और इसी 0 डिग्री को अपन क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, ट्रिपल पॉइंट। 0 डिग्री को अपन क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट। फॉर व्हाट, चलो आगे चलते हैं, अपन एक एक चीजों को अपन डिस्कस करते हैं ब्रीफली। अब इससे पहले कि मैं आपको आगे क्या फॉरवर्ड करूं, दिस समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने सारे प्रोसेस को यहाँ पे लिख रखा है, राइट, बट मैं आपको वर्बली बताऊंगा। आप अगर नोट्स लेना चाहें, सारी कहानियां यहाँ पे लिखी हुई है और ये सारे सिमिलर होंगे, बस प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा तो उसके जो मैकेनिज्म है वो भी रिवर्स हो जाएगा। मैकेनिज्म इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फेज चेंज। जब भी फेज चेंज होता है, मैं सॉलिड की बातें कर रहा हूँ, आपने सॉलिड को क्या किया, कोई भी सॉलिड, एक आइस क्यूब की ही मैं बातें कर रहा हूँ, आपने क्या किया, उसे टेम्परेचर दिया। क्या किया, टेम्परेचर दिया। टेम्परेचर जब आपने दिया, आपको पता है कि आपको केमिस्ट्री ने आपको बताया, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने बताया कि पार्टिकल्स, जितने भी मैटर्स हैं, पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं। उन पार्टिकल्स ने क्या किया, उन आपने जो भी टेम्परेचर रेस किया, वो हीट के फॉर्म में उसे स्टोर करना शुरू किया, गेन किया। और जैसे वो गेन करता है, ये क्या करना शुरू करेगा बच्चे, गेन करते ही ये क्या करेगा, पार्टिकल्स मोशन में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। और इस मोशन की वजह से उसमें जो एनर्जी डेवलप होगी, दैट इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी। आपने फिर कंटिन्यू किया, राइट, इस प्रोसेस को आपने कंटिन्यू किया और फिर आपने टेम्परेचर रेस करना शुरू किया। फिर भी क्या हो रहा है, अब काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगा, समझना मेरी बात होगा, अब काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगा। अब क्या होगा, ये जो एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो, हीट एनर्जी जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, ये एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाएगा। कैसे, एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाएगा। क्लियर। अब देखो, जैसे ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो गया, आप फिर भी क्या कर रहे हो, रेस कर रहे हो। अब क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा। और जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जैसे पार्टिकल्स, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ने के साथ क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स दूर जाने शुरू हो जाएंगे, मतलब मॉलिक्यूल्स जो भी पार्टिकल्स है वो दूर दूर चले जाएंगे, तो ये सब्सटेंस क्या हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, पहले तो आपने क्या किया बेटा, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज किया, ये कुछ लेवल तक इंक्रीज किया, फिर क्या होना शुरू हुआ, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होना शुरू हुआ। आपने और भी आपने हीट एनर्जी प्रोवाइड किया, अब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी जैसे बढ़ना शुरू हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं, ये कम होना शुरू हो जाएगा। और जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ऐसे ही क्या हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। और कोई भी सब्सटेंस जो सॉलिड स्टेट में है, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारी की सारी कहानी आपका यहाँ पे लिखा, सेम प्रोसेस होगा बच्चे। अगर आप फिर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ पे हीट सप्लाई नहीं करोगे, हीट को एक्सट्रैक्ट करोगे। जैसे हीट को एक्सट्रैक्ट करोगे, क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी मोशन वो कम होगा, राइट, इस तरह से फिर फर्दर होगा। और पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, और फिर वो पार्टिकल्स पास आ जाए और सॉलिड बन जाए। तो दो चीजें, एक तो मैंने बोला टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। इसी के वजह से क्या हो रहा है, डिफरेंट स्टेट शो हो रहे हैं, क्योंकि आप इन दोनों चीजों में क्या कर रहे हो, वेरिएशन कर रहे हो। क्लियर है, चलिए आगे। मेल्टिंग एंड डिफ्यूजन हमने देख लिया बच्चे, अभी जस्ट हमने देखा कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, इसे मेल्टिंग या फ्यूजन भी कहते हैं। ठीक, अब जिस फिक्स टेम्परेचर पे ये हो रहा है, ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, इसे अपन ने क्या बोला, मेल्टिंग पॉइंट आपने बोला। क्लियर है, समझ में आई। चलो अब मैं फैक्टर्स की बातें करता हूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, अब जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेल्टिंग पॉइंट को अफेक्ट कर रहा है, इस चीज के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज द प्रेशर। क्लियर, अब प्रेशर का दो चीजें हैं बच्चे, मैंने बोला टेम्परेचर, प्रेशर, राइट। और जो इफेक्ट की अगर मैं बातें करूंगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा,
टेम्परेचर प्रेशर आपको डिफरेंट स्टेट्स में कन्वर्ट कर रहा है। अब उन दो डिफरेंट स्टेट्स में कन्वर्ट करने के साथ क्या क्या उनका इंपॉर्टेंस रहा है, क्या क्या इंप्योरिटीज का इंपॉर्टेंस रहा है, क्या क्या रोल है, इसलिए अपन डिस्कस करेंगे। जब मैं प्रेशर की बातें करता हूं, मेरे सामने दो चीजें आती है कि दो तरह की चीजें होती है। एक तो ऐसा सॉलिड होता है जिसको आप मेल्ट करो तो वो एक्सपैंड कर जाता है, राइट, और एक ऐसा सॉलिड होता है जिसको मेल्ट करो तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो दोनों के केस में अलग अलग से ये इफेक्ट करता है। मैं किसकी बात करूं, जो एक्सपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक सॉलिड मानो, मैं क्या करूंगा, आप जैसे ही मुझे हीट प्रोवाइड करो, मैं मेल्ट करूंगा, मेल्ट करने के साथ मैं एक्सपेंड करूंगा, आप प्रेशर अप्लाई करोगे। तो जो प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो, मुझे और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। समझो, मुझे क्या है, मुझे तो एक्सपेंड करना है, मैं मेल्ट कर चुका हूं, राइट। आप जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, उस प्रेशर की वजह से मुझे और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके वजह से आप जो मुझ पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हो उसे मैं क्या कर पाऊं, ओवरकम कर पाऊं। क्लियर है। तो जैसी ऐसे सब्सटेंस जो एक्सपेंड करता है ऑन मेल्टिंग, आप अगर इंक्रीज कर रहे हो, राइट, प्रेशर को, इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो, इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि प्रेशर को जैसे आप इंक्रीज कर रहे हो तो उसके क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि मैं उसे क्या कर रहा हूं, मैं अपोज कर रहा हूं, राइट। मैं एक्सपेंड करना चाह रहा हूं, प्रेशर मुझे आगे क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो मैं उसे और भी मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। और इस वजह से क्या हो जाएगा, अपोज इज द एक्सपेंशन, मेरे एक्सपेंशन को अपोज कर रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल है, सिल्वर है, गोल्ड है, पैराफिन वैक्स है, एक सारे के सारे। पैराफिन वैक्स से आप इसे प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अगर मैं ऐसे भी सब्सटेंस की बातें करूं जो कॉन्ट्रैक्ट करता है मेल्टिंग में, क्लियर, अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, समझिएगा, अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया है तो डिक्रीज इन द मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों होगा, समझिएगा। मैं सॉलिड हूं, और मैं एक ऐसा सॉलिड हूं कि अगर मेरे ऊपर क्या हो जाए, प्रेशर, मैं मेल्ट करते ही मैं क्या करूं, कॉन्ट्रैक्ट, मैं खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूं, और ऊपर से क्या हो जाएगा, और भी प्रेशर लगा रहे, तो वो और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। इसकी वजह से क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और भी कम हो जाता है। क्लियर। इंक्रीज इन प्रेशर फेवर्स द कॉन्ट्रैक्शन। कुछ एग्जांपल, आइस के अगर मैं बातें करूं, कास्ट आयरन की बातें कर लो, ब्रास की बातें करूं, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स है, एक ऐसे सब्सटेंस है जिसको अगर मेल्ट करोगे, वो मेल्टिंग के बाद क्या हो जाएगा बच्चे, वो मेल्टिंग के बाद कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। सेकंड की बात करूं, दैट इज द एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज। जैसे आप इंप्योरिटीज ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी सब्सटेंस है, उसमें आप कुछ एडिशनल चीजें, एक्स्ट्रा चीजें, जो वो पार्टिकुलर सब्सटेंस ने उसका एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा चीजें, डिफरेंट चीजें, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, ऐसा इंप्योरिटीज वर्क करेगा। और जैसे ही आप इंप्योरिटीज को ऐड करते हो, राइट, तो सॉलिड्स कैसा होना शुरू हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है, thereby allowing the substance to melt at a lower temperature। क्लियर। बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, लोअर टेम्परेचर पे ये काम करना शुरू कर देगा। क्लियर है, समझ में आई बात है। कुछ एक सिंपल से अगर मैंने एग्जांपल लिया, अगर मैं रोज मेटल की बातें करूं, मैं किसकी बातें करूं, रोज मेटल की बातें करूं, और ये क्या बच्चे, एक अलॉय है, राइट। और आपको अलॉय पता है क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, या मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर्स होते हैं, जो आपको क्या करता है, एक डिजायर्ड स्ट्रेंथ, राइट, डिजायर्ड जो भी प्रॉपर्टीज होती है ये आपको देती है। अगर मैं इसी की मैं बातें करूं बच्चे, तो ये टिन का अलॉय है, लेड का है, बिस्मथ का है। क्लियर। अगर मैं रोज मेटल की बातें करूं, इसका अगर मैं इसकी मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, मैं इसकी रोज की मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बातें करूं, तो ये 94.5, अराउंड 94.5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास क्या होती है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है। अगर मैं टिन की बात करूं, इसकी मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ये 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेड की अगर मैं बातें करूं, किसकी, लेड, जस्ट अ मिनट, ओके, मैंने उल्टा बोल दिया, कोई बात नहीं। टिन की अगर मैं बात करूं, टिन का कितना हो जाता है, 231.9 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर मैं लेड की बात करूं, लेड क्या होता है, 327 डिग्री सेंटीग्रेड। लेड बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी अगर आप कोरोसिव मटेरियल को आप स्टोर करना चाहते हो, तो अपन कंटेनर बनाते हैं, किसी कंटेनर बनाते हैं, लेड के कंटेनर बनाते हैं, जो उसको क्या कहते हैं, वही डिस्टिल करते हैं। अगर मैं बिस्मिथ की बातें करूं, एक कितना हो जाएगा, 271 किलो, 271 डिग्री सेंटीग्रेड। अब समझना, अगर मैं इंडिविजुअली इन सारे डिफरेंट
मटेरियल्स की बातें करूं, चाहे मैं टिन की बातें कर लूं, मैं लीड्स की बातें करूं, बिस्मिथ की बात, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कुछ यूं है, हंड्रेड्स में, 200 समथिंग, 300 समथिंग, 200 अराउंड 300 समथिंग। लेकिन इसके वजह से जो जो आपको रोज मेटल बना है, इसकी टेम्परेचर क्या, 94.5 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि ये बहुत कम है इन सारे इंडिविजुअल की वजह से। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने इम्प्योरिटीज को ऐड किया, इस वजह से ऐसा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास आ जाता है दैट इज द फ्रीजिंग, राइट। और इनको भी अपने अच्छे से डिस्क्राइब कर लिया। फ्रीजिंग क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या कर रहे होते हैं, किसी भी लिक्विड को, कोई भी सब्सटेंस जो लिक्विड स्टेट में, उसको आप सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, राइट। और जिस फिक्स पॉइंट पे ये ऐसा होगा दैट इज नोन एज द फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। इस वक्त कुछ दो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, नथिंग नोट्स इज ओवर हियर, राइट। तो पहला इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का हमेशा इक्वल होता है उसके मेल्टिंग पॉइंट का फॉर ऑफ द सब्सटेंस फॉर द सेम सब्सटेंस। अगर सेम सब्सटेंस की बात करूं, जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा उस लिक्विड का, वो उस पार्टिकुलर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का सेम सब्सटेंस का अगर है तो दोनों इक्वल। अगर मैं नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर आप इंप्यूरिटीज को ऐड करें तो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। सेम इफेक्ट जैसा आपको सॉलिड के केस में हो रहा था, अप टू द सेम एक्सटेंट ऐसा इफेक्ट यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अब इसी की वजह से अपन क्या करते हैं बच्चे, इसी की वजह से अपन एक मिक्सचर तैयार करते हैं सेम प्रिंसिपल की वजह से, दैट इज नॉन एज द फ्रीजिंग मिक्सचर। जो क्या होता है, मिक्सचर होता है जिसमें 3 पार्ट्स अपन आइसोलेट कर लेते हैं और 1 पार्ट क्या लेते हैं, कॉमन सॉल्ट कर लेते हैं। और इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं एक ऐसा टेम्परेचर जनरेट करने के लिए जो इवन में अगर मैं बोलूं -21 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड हो जाए। और इसी को यूज करते हैं अपन, जो पेरिशेबल फ्रूट्स वगैरह होते हैं, चाहे मैं फिश की बात करूं, मीट की बातें कर लूं, ये पेरिशेबल होते हैं, खराब हो जाते हैं, तो इनको प्रिजर्व करने के लिए अपन कहते हैं इस फ्रीजिंग मिक्सचर का यूज करते हैं, जिसमें 3 पार्ट्स आइस है और 1 पार्ट कॉमन सॉल्ट है। आई होप आपको समझ में आया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अपन इन सारी चीजों को अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया, फिर भी मैं आपसे मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूं। वेपराइजेशन, सेम एक ऐसा प्रोसेस, वेपराइजेशन, वेपर बन रहा है, किसका वेपर बनेगा, लिक्विड का वेपर बनेगा। तो एक ऐसा प्रोसेस जहां पे लिक्विड स्टेट से आप क्या करो, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हो, दैट इज नोन एज द वेपराइजेशन। और जिस फिक्स टेम्परेचर पर ये प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है उसे अपन क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और समथिंग दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस सपोज मैं वाटर का एक एग्जांपल ले रहा हूं, सिंपल सा। मेरे पास क्या वाटर है बच्चे, राइट बेटे, और आपको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पता होगा कितना होता है, 100 डिग्री। अगर मैं बोलूं बॉइलिंग पॉइंट, बीपी मस बॉइलिंग पॉइंट, ब्लड प्रेशर मत समझ लेना, राइट। क्या बॉइलिंग पॉइंट, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, समझिए कि मैं बताऊं, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। अगर जो भी वेपराइजेशन हो रहा है, जो भी इवेपोरेशन हो रहा है, अगर वो जो भी बॉइलिंग पॉइंट है, राइट, वाटर की बात करूं 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर इससे कम टेम्परेचर पे वाटर क्या हो रहा है, गैस बन रहा है, तो दैट इज नोन एज द वेपराइजेशन। और सेम वेपराइजेशन प्रोसेस अगर इस पार्टिकुलर लिक्विड के, मतलब कि अगर मैं वाटर की बात करूं 100 डिग्री के बाद अगर होना शुरू हो जाए, दैट इज नोन एज द बॉइलिंग। इसे अपन क्या कहेंगे, बॉइलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली अपन सारी चीजों को एक साथ मिक्सअप कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। बॉइलिंग एक ऐसा वेपराइजेशन है जो टेक प्लेस कर रहा है किसी भी लिक्विड का उसके बॉइलिंग पॉइंट के बाद, बॉइलिंग पॉइंट पे या उसके बाद, दैट इज नोन एज द बॉइलिंग। क्लियर है, समझ में आई? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे मूव करते हैं, फैक्टर्स की बातें कर लेते हैं अपन, जो क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट का। सेम फैक्टर के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, आपके पास इंप्योरिटीज आ जाएंगे। आपने क्या किया, जैसे ही आपने बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज करता है जैसे आप एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, समझ रहे। और यही रीजन है कि वाटर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, राइट, उससे कम डिग्री पे ही क्या कर लेता है, बॉयल कर लेता है, कब, हायर ऑल्टीट्यूड। इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, व्हाई द वाटर बॉइल्स एट अ टेम्परेचर at a lower than its boiling point at higher altitudes। मैंने YouTube में आपके चैनल पे ऑलरेडी मैंने डाल रखा है वो वीडियोस, और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस को मैं इसमें इंक्लूड करने वाला हूँ इन कमिंग डेज, राइट। बट मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए सो दैट कि इन सारे प्रोसेस को अपन कैरी आउट करना है, राइट। और सेम चीज है बच्चे, प्रेशर कुकर, राइट, इतने कम टाइम में खाना क्यों बन रहा है? आपको पता है प्रेशर कुकर क्या है, कंप्लीटली क्लोज। जब आप चूल्हे पे डाल रहे हो, राइट, स्टोव पे डाल रहे हो उसे,
फ्लेम ऑन कर रहे हो, क्या होता है, एक कॉम्पैक्ट हो गया, एक कॉम्पैक्ट स्पेस है। आप क्या कर रहे हो, जैसे टेम्परेचर रेस हो रहा है, वाटर जो है इवेपोरेट इवेपोरेट हो रहा है, वेपराइज हो रहा है, अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है। ये इफेक्ट है बच्चे, क्लियर है। आगे चलते हैं इम्प्योरिटीज की बात है। जैसे इम्प्योरिटीज आपने इंक्रीज किया, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आई बात है। सेम अगर आपको मैं कुछ अगर मैं आपको वर्क दूं, जैसे कि आपने देखा होगा, अपनी मम्मी को देखा होगा कि जब वो क्या करते हैं किचन में एग वगैरह बॉईल करती है, एग एंड ऑल बॉइल्स करती है, तो उसमें एक चुटकी क्या कर देती है, सिंदूर नहीं, एक चुटकी क्या डाल देती है, कॉमन सॉल्ट ऐड कर देती है। क्यों ऐड करती है, दिस इज द रीजन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट अपन आगे मूव करते हैं, एंड दैट इज द इवेपोरेशन। राइट, इवेपोरेशन की बातें कर लेते हैं। द प्रोसेस, राइट, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है एट टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मैंने बताया बॉइलिंग पॉइंट से अगर कम टेम्परेचर पे हो रहा है, बिलो टेम्परेचर पे हो रहा है, तो इसे अपन क्या है, इवेपोरेशन कह रहे हैं। और बॉइलिंग पॉइंट से अगर अबव प्रोसेस अबव टेम्परेचर पर अगर ये हो रहा है, इसे अपन क्या कहते हैं, बॉइलिंग कह देते हैं। और ये कैसा एक सरफेस फिनोमेना है। इवेपोरेशन कैसा सरफेस फिनोमेना है। राइट, फॉर एग्जांपल अगर मैं समंदर की बातें करूं, पहले ऊपर का लेयर क्या हो जाएगा, पहले पानी के जो टॉप है वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, फिर वो क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरह से कैरी आउट होगा। आगे मैं बातें करूं फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवेपोरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एग्जाम वगैरह में बैठो, राइट, अगर स्कूल के एग्जाम हो या कंपेटिटिव एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैंने इस पे राइट अप नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। सरफेस एरिया की बात करो, अगर ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा पार्टिकल्स जो है एयर के कांटेक्ट में होगा, वो उस पार्टिकुलर हीट को क्या गेन करेगा, और फिर वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। सो ग्रेटर द सरफेस एरिया, राइट, greater will be the rate of evaporation। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा बच्चे, उतना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन। इसका एक सिंपल से मैं एग्जांपल देता हूँ। राइट, आप क्या करते हो, कपड़ों को धोते हो, आपने उसे अच्छे से क्या स्ट्रेच करके फैलाते हो। सेम कपड़े को एक दिन आप स्ट्रेच करके फैलाओ, दूसरे दिन उसे एज इट इज ऐसे निचोड़ के ऐसे छोड़ दो, कौन सा कपड़ा पहले सूखेगा, मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। क्या रीजन है ये भी मुझे बताओ। चलिए नेक्स्ट, अगर आप टेम्परेचर को रेज कर रहे हो, राइट, टेम्परेचर को रेज कर रहे हो, तो पार्टिकल्स इजीली क्या करेगा, हीट एनर्जी को गेन करेगा, मोशन में आएगा, रैंडम मोशन में, और वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा। इसके वजह से भी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा बच्चे, बढ़ जाएंगे। रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। राइट, सिमिलरली ह्यूमिडिटी की बात, ह्यूमिडिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। राइट, अगर ह्यूमिडिटी, अब समझना, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस वजह से जो कोस्टल एरियाज है, समझ आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो कोस्टल एरिया है और जो नॉन कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में रेट ऑफ इवेपोरेशन कम क्यों है एज कंपेयर टू द नॉन कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया में क्या है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, वहां रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। नॉन कोस्टल एरिया में क्या है, ह्यूमिडिटी कम है, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगा। विंड स्पीड बढ़ेगी, राइट, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्लियर है। इसका सिंपल सा एग्जांपल, आप क्या करो, राइट, सेम कपड़े को आप, राइट, 2 दिन आप उसे धो, एक दिन आप एज फैन के नीचे रख दो, वहां पे स्पीड है, क्या एयर है, विंड है, फ्लोइंग एयर को विंड कहते हैं, राइट, और उस पर रखो, और दूसरे कपड़े को आप दूसरे रूम में डाल दो, सेम टाइप के कपड़े, और वहां पे फैन मत चलाना। देखना किस केस में जो कपड़े हैं वो इजीली सूख रहे हैं, और क्या उसका रीजन आप मुझे बताओगे। प्लीज पुट ऑल द रिस्पॉन्सेज इन द कमेंट सेक्शन। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कंडेंसेशन। अब मैं जब कंडेंसेशन की बातें कर रहा हूं, तो ये क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, राइट, कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। क्या है, कंडेंस करना। अब कंडेंस करना मतलब क्या, उसे इकट्ठा करना, राइट, पार्टिकल्स को पास पास लाना। तो जो पार्टिकल्स दूर दूर है, मतलब गैसेस के केस में, इसमें आप क्या अगर पास पास ला रहे हैं, इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को अपन कह देते हैं कंडेंसेशन। क्या कह देते हैं, कंडेंसेशन। नेक्स्ट, अब देखो ऐसा प्रोसेस जहां पे बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों को आप यूज कर रहे हो, और किसी भी गैस को आप क्या कर रहे हो, आप उसे कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, लिक्विड में। इसे अपन लिक्विफेक्शन है। अब यहां पे समझना, दिस समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक मेरे पास क्या है, गैस है, मुझे लिक्विफाई करना है,
दो चीजें हैं। एक तो मैं क्या करूं, टेम्परेचर लो करूं। टेम्परेचर जैसे मैंने कम किया बच्चे, जैसे टेम्परेचर कम करना शुरू किया, हीट को एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया, पार्टिकल्स का जो रैंडम मोशन था इन ऑल द डायरेक्शंस वो कम हो जाएगा। क्यों? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कम, पार्टिकल्स पास आ जाएंगे। और जैसे वो पार्टिकल्स ऑलरेडी पास आ रहे हैं, मैंने क्या प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो पार्टिकल्स बहुत इजीली पास हो जाएगा और लिक्विड में कन्वर्ट। तो दोनों प्रोसेस जब इन्वॉल्व होते हैं, जब आपको कोई भी गैस, कोई भी वेपर जो है आपको लिक्विड ला के देता है, बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ टेम्परेचर एज वेल एज द प्रेशर, दैट इज नोन एज द लिक्विफैक्शन। क्या कहते हैं? लिक्विफैक्शन। अब एक एक और ये बाबा साहब आ गए, क्रिटिकल टेम्परेचर। अब देखो, एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जो मुझे रिड्यूस करना है, कूल तो करना ही है, लेकिन एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर, राइट? और उस मिनिमम टेम्परेचर के बाद अगर आप कितना भी ज्यादा प्रेशर कर लो, कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। वो पार्टिकुलर मिनिमम टेम्परेचर जिसके बाद आप कितना भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर लो, कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा होता है, उस पार्टिकुलर राइट प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, टेम्परेचर को, मिनिमम टेम्परेचर को अपन क्या कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। एक डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट अगर मैं बातें करूं, क्या है? सब्लिमेशन की बातें कर लेता हूं। किसकी बात कर लेता हूं? सब्लिमेशन। एज वी हैव जस्ट डिस्कस, राइट, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली क्या लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और क्या नहीं हो रहा बच्चे, ये गैसियस स्टेट में बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, विदाउट अंडरगोइंग इनटू द लिक्विड, सॉरी लिक्विड स्टेट में इंटरमीडिएट जो इसका स्टेट है उसमें बिल्कुल नहीं जा रहा है। इसे अपन सब्लिमेशन कहते हैं। कुछ बेसिक एग्जांपल्स है, क्या क्या है? कैम्फर है, नैफ्थलीन है, राइट, अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, एंड सो ऑन। इस तरह के ऐसे सब्सटेंस है, अगर आप उसे राइट सॉलिड स्टेट में रखो तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे मैं पता है, ये कैम्फर सेम है बच्चे ऐसा कपूर जो आप घर वगैरह में यूज करते हो। अब देखो, ये भाई साहब को समझते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। आपने क्या किया? आप मेरे को बोलोगे सर, आपने अभी ट्रिपल पॉइंट की बातें की, आइस क्यूब है, सॉलिड है, 0 डिग्री पे ही वो क्या हो रहा है? लिक्विड के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन टेम्परेचर तो सर 0 डिग्री ही है। जो आप हीट जो वो इन्वायरमेंट से ले रहे हैं, वो हीट कहां जा रहा है? तो अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है, तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसके ऊपर सिंपल सी बात करूं, तो जो एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो, राइट, और आइस का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, वो 0 डिग्री ही है, तो जो हीट आप दे रहे हो उसका काम होता है जो भी बॉन्ड्स हैं उसे ब्रेक डाउन करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर। जब तक कंप्लीट सॉलिड, समझना, जब तक कंप्लीट मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट ना हो जाए, टेम्परेचर बिल्कुल भी रेस नहीं करेगा। समझ रहे हो मेरी बातों को? क्लियर है? कभी आप इसे ट्राई भी कर सकते हो। आप हीट प्रोवाइड करना, आइस जो है लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहा है, गैस में भी कन्वर्ट हो रहा है, टेम्परेचर रेस, आप टेम्परेचर को मेजर करते हैं, टेम्परेचर रेस क्यों नहीं हो रहा है? इस वजह से वो टेम्परेचर जो आप हीट के फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हो, उसका वो यूज कर रहा है ब्रेक्स, बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करने में, और कंप्लीटली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए उसे यूज कर रहा है। क्लियर? तो इस हीट को अपन क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं, और जनरली इसे अपन क्या कह देते हैं? इसे अपन हीटेड हीट भी कहते हैं, राइट? क्योंकि टेम्परेचर रेस नहीं हो रहा है, सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। जब तक कंप्लीट कन्वर्जन नहीं हो जाए तो टेम्परेचर रेस नहीं करेगा, राइस नहीं करेगा। क्लियर है? समझ में? तो मेरे पास दो तरह का है, एक तो आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, मेल्टिंग, फ्यूजन। तो एक को अपन कह देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, right? The amount of heat energy required to convert 1 kilogram of a solid to liquid at atmospheric pressure. ठीक? 1 किलोग्राम सॉलिड को, आइस क्यूब को अगर मुझे गैस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, कितनी अमाउंट की हीट मुझे देनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं आइस की बात करूं, यहाँ पे कितना चाहिए?
80 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? नेक्स्ट, आप क्या अब लिक्विड में कन्वर्ट कर, लिक्विड लिक्विड से क्या होगा, गैस में भी जाएगा। तो आपके पास दूसरा आ जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या आ जाता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आ जाता है। इसमें क्या होता है कि वो बेसिक अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो क्या करेगा, 1 किलोग्राम लिक्विड को स्टीम में कन्वर्ट करेगा एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेशर चेंज होने से क्या होगा, कुछ ना कुछ पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे मुझे, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अपने को करना है। और अगर मैं सिंपल से एग्जांपल लूं, दैट इज द स्टीम। और स्टीम क्या हो जाता है बच्चे, 540 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होना शुरू हो जाएगा, ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? इतने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन ऑफ लेटेंट हीट, बिल्कुल बेसिक बेसिक से है बच्चे, बेसिक से इसके एप्लीकेशन से। एक कूलिंग सेंसेशन, राइट? अगर आप अल्कोहल को अपने पाम पे रखोगे, हथेली पे रखोगे, तो आपको कूलिंग सेंसेशन होता है। बेसिकली क्या होता है कि आपके बॉडी का आपके हथेली के क्या है, हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करके वो क्या कर लेता है, राइट? वो वेपराइज हो जाता है, राइट? कॉटन कपड़े अपन क्या कहते हैं, समर के ड्यूरेशन में क्या करते हैं, कॉटन कपड़े कपड़े पहनते हैं। क्यों? सेम प्रोसेस है, लेटेंट हीट को एब्सॉर्ब, राइट? लेटेंट हीट उसे चाहिए, फिर वो इवेपोरेशन होगा, फिर कूलिंग इफेक्ट आएगा आपके पास, राइट? अब देखोगे अगर आपने क्या कर लिया, एक ग्लास लिया, उस ग्लास में आपने बहुत ऐसी कॉल्ड वाटर लगा रखा है, आपने देखो बाहर की सरफेस पे क्या था, वाटर ड्रॉपलेट्स है, कहां से, बिकॉज ऑफ द लेटेंट हीट। क्लियर? आपने देखो मटके में, राइट, पॉट्स में, अर्थन पॉट में अपन क्या करते हैं, ठंडे में जनरली पानी रखते हैं और वो पानी ठंडा होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस लेटेंट। क्लियर है? समझ में आई बात है? चलिए, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। एक थोड़ा सा माइंड मैप कर लेते हैं, राइट? हमने किससे स्टार्ट किया बच्चे? हमने स्टार्ट किया केएमटी से, हमने स्टार्ट किया केएमटी से, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसने ही बोला कि जितने भी मैटर है वो पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर अपने सारे के सारे आपके पास क्या है, एनर्जी है, क्योंकि वो क्या है, रैंडम मोशन में। इसमें पोस्टुलेट्स हमने देखा, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, सारे कि मैटर्स जो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं, और उस स्मॉल पार्टिकल्स को अपन क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एम्प्टी स्पेस है, उसे अपन क्या कह देते हैं, उसे अपन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कह देते हैं। और दो मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्डेड होते हैं, उसे अपन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अगर दो मॉलिक्यूल सेम तरह का है, उसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं। अगर डिफरेंट तरह का है, डिसिमिलर है, उसे अपन क्या कह देते हैं, उसे अपन एडहेसिव कहते हैं। क्लियर? इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन किया, किसका क्लासिफिकेशन किया बच्चे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। हमने किसमें किसमें फिजिकल क्लासिफिकेशन किया, सॉलिड में कन्वर्ट किया, लिक्विड में कन्वर्ट किया, और फिर गैस में, राइट? गैस में क्लासिफाई किया, गैसेस सब्सटेंस। और फिर इसको हमने क्या किया, फेज ट्रांजिशन की बातें की, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर की हमने बातें की। इसके साथ साथ अगर मैं इनकी बात की, इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ा, राइट? इनके क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या है, मास में क्या है, वॉल्यूम में क्या है, शेप डेफिनेट होता है ये नहीं होता, इन सारी चीजों को हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में कवर किया। फेज ट्रांजिशन की बातें करूं, ये सेम है एज द इंटर कन्वर्जन, राइट? इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। क्लियर? और इसके साथ साथ हमने डिफरेंट जो भी टर्म्स है उन सारे टर्म्स को हमने देखा। और इसके पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या क्या अदर अदर पैरामीटर क्या क्या इफेक्ट देते हैं, इनको हमने डिस्कस किया। लेटेंट हीट की बातें की, जिससे अपन ने क्या बोला, हिडन हिडन राइट, हिडन टेम्प, राइट, हिडन हीट भी हमने बोला, राइट? हिडन। और ये क्या होता है, बेसिकली क्या करता है, आपके एक सब्सटेंस को एक पार्टिकुलर स्टेट से दूसरे पार्टिकुलर स्टेट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। इस पार्टिकुलर ड्यूरेशन में क्या नहीं होता है, टेम्परेचर रेस नहीं होता है, राइज नहीं करता है, और ये बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, बॉन्ड को फॉर्म करता है, और एक सब्सटेंस को एक पार्टिकुलर स्टेट से दूसरे पार्टिकुलर स्टेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। Right? So आज के लिए इतना ही, dear student. I hope you must have enjoyed the session. So thank you so much for watching this video from the beginning till end. Right? It was great interacting with every one of you. We'll meet again in some other session with more exciting content. But please make sure to be regular to the class, right? Join the class on time, and yes, take notes as well, revise them, and then come back in another class. And if you are new to this, right, please make sure कि आप अच्छे से
अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर कीजिए। आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने पेयर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय एवरीवन।